वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करते ही संसद में हंगामा। ओवैसी बोले केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन, एनसीपी की बिल वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है भाजपा, लिख कर दे कि वक्फ की जमीनें नहीं बेची जाएंगी। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अभी लापता, 10वें दिन रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे, राहुल प्रियंका मिल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, सभी खालिस्तानी अलकायदा से जुड़े। पुलिस बोली स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने, बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छुपाई। और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 की उम्र में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जो भी बदलाव किए गए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं और ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए हैं। इसमें महिलाओं के अधिकार की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष महिलाओं की भागीदारी का विरोध कर रहे हैं या वे पारदर्शिता के खिलाफ हैं? देश संविधान के मार्गदर्शन से चलेगा। विकसित भारत के लिए सुधारों का स्वागत करें। मुस्लिम समाज भी सुधारों का स्वागत कर रहा है। उसे तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए समान अवसर चाहिए। देखिए, वक्त अधिनियम में संशोधन जो है एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने में की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के हर वर्ग की भागीदारी की बात की गई है। 21वीं सदी की जो सबसे आवश्यक मांग है, महिलाओं का इंक्लूजन, उसको रेखांकित किया गया है। तो विपक्ष को क्या समस्या है? क्या महिला विरोधी है? अगर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों का जो दुरुपयोग होता है या फिर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उसको कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं और जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उनको अगर उन तक जो मतलब जो भी है वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, उन तक जो है उसके बेनिफिट्स पहुंचे, तो इसमें क्या समस्या है? देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका जो है निष्पक्ष तरीके से उनको चिन्हित किया जाए। कोई विवाद हो तो उसका जो है बिल्कुल कानूनी निस्तारण निकाला जाए ना। और मेरे ख्याल से इस संशोधन से वक्फ बोर्ड और ज्यादा सक्षम और जवाबदेही बनेगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें राउज हेवन कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। न्यायाधीश ने केजरीवाल की पेशी के बाद उनकी हिरासत 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। अदालत इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर 12 अगस्त को संज्ञान ले सकती है। केजरीवाल को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। बात करेंगे अगली अहम खबर की। नई लोकसभा के सांसदों के शपथ ग्रहण के दिन से लेकर बजट सत्र और आज के दिन तक विपक्षी सांसदों के हंगामे और आचरण से नाराज होकर आज सभापति जगदीप धनखड़ भावुक होकर इतने ज्यादा नाराज हुए कि सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। अपने संबोधन की शुरुआत में आज राज्यसभा में कुछ विपक्षी सांसदों के आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। मैं दुखी मन से ये कहते हुए सभापति धनखड़ आसन से उठ गए, चले गए और फिर उपसभापति हरिवंश से सदन की कार्रवाई का संचालन उन्होंने किया। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे
जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां विनेश फोगाट मामले पर सीएम सैनी का बयान सामने आया। विनेश फोगाट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को गर्व है। सीएम सैनी ने बात कही। उन्होंने कहा कि विनेश को सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिलेगी। विनेश को मिलेगी रजत पदक विजेता के तौर पर जो सुविधाएं होती है वो सभी सुविधाएं मिलेगी। तो रजत पदक विजेता वाली सभी सुविधाएं विनेश फोगाट को मिलेंगी। सीएम सैनी ने यह बात कही है। विपक्ष के नेता हर क्षेत्र में करते हैं राजनीति, खेल के क्षेत्र में किसी को नहीं करनी चाहिए राजनीति। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा यह बात कही गई। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को गर्व है और रजत पदक विजेता के तौर पर जो सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं विनेश फोगाट को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो विनेश फोगाट को प्रदेश ही नहीं पूरे देश को गर्व है विनेश फोगाट पर, और उन्होंने रजत पदक विजेता के तौर पर जो सुविधाएं होती है उन सभी सुविधाओं को देने की बात कही। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सनातन धर्म सभा मंच की ओर से टीबी मरीजों को वितरित किए जाने वाले राशन वितरण कार्यक्रम में अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। राशन वितरण उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अम्बाला शहर के वृद्धाश्रम में किया गया। सनातन धर्म सभा मंच की ओर से हर महीने टीबी से प्रभावित मरीजों को मदद करते हुए उन्हें राशन वितरित किया जाता है। इसी कड़ी के तहत मंच के सचिव महेश दत्त, विशिष्ट प्रधान देवेंद्र शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मेयर शक्ति रानी शर्मा के तरफ से पौधारोपण भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। यहाँ पे तो ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है, एक अंग है हमारा। हम आते रहते हैं यहाँ इनके पास मिलने के लिए और बहुत खुशी होती है जब भी आते हैं। और जो ये लोग भी खुले बाहों से मुझे यहाँ पे बुलाते हैं और हर वक्त यही रहता है कि जल्दी जल्दी आना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ आती रहूँ। देखिए, जो कोई इस चीज़ के लिए विरोध कर रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी बुद्धिजीवी या कोई भी इंसान जिसके दिमाग ठीक ठाक होगा वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। क्योंकि सनातन धर्म बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन दान दे रहा है। एक एक पौधे से आपका एक एक बच्चे को जीवन मिलेगा। तो जितना ये कार्य कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनको नमन करना चाहिए कि बहुत अच्छा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं शहर की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से निकलने वाली दिल्ली बड़ोदरा मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर लगे लोहे के ग्रिल को तोड़कर ले जाने वाले अज्ञात शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी अधिकारियों को आदेश दिया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसे शरारती तत्वों के लोग जो ऐसी हरकत करते हैं उनकी जानकारी लोगों को भी देनी चाहिए, उन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी सभी की है, इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। आज जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव NHAI द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम के लिए सेक्टर 2 स्थित दिल्ली बड़ोदरा मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे के सर्विस लाइन के पास पौधारोपण के लिए पहुंचे थे।
साथ ही मैं लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो देखने में आया है कि हाईवे अब जो नियर कंप्लीशन हो रहा है, ये कि डेढ़ से 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा हाईवे खोल दिया जाएगा दिल्ली तक, कि आप 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे यहाँ से। परंतु एक समस्या जो देखने में आ रही है कि कुछ लोग शरारती तत्व इसकी जाली वगैरह या फिर कुछ नोटोरियस चीज़ें चल रही हैं, तो वो काट के चुरा के ले जा रहे हैं। तो कृपया करके वो ऐसा ना करें, और संज्ञान में कोई भी बात आती है तो पुलिस को या फिर एनएचए अथॉरिटीज़ को या हमें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है अब, ऐसे में बीजेपी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया और अब राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह जॉब सिक्योरिटी और वेतन दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसका फायदा 1,20,000 कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। कच्चे कर्मचारियों के लिए एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। आउटसोर्स और HKRN के तहत आपको बता दें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों का इसको फायदा मिलेगा। बड़ा हमारी कैबिनेट ने आज लिया है कर्मचारियों के हित में, उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां तारा घाट के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें बिलासपुर जा रही जनता बस की ट्रेलर से भिड़ंत हुई है। भटगांव के प्रेमनगर होते हुए बिलासपुर जा रही थी ये बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अंबिकापुर चिकित्सालय रेफर किया गया है। आपको बता दें बस के एक स्टाफ की भी बॉडी बस में फंसे होने की खबर सामने आई है। सरगुजा जिला के तारा चौकी का ये पूरा मामला है। घायलों को अंबिकापुर चिकित्सालय रेफर किया गया है। बस के एक स्टाफ की बॉडी बस में फंसे होने की खबर है। तो सरगुजा जिला के तारा चौकी का यह पूरा मामला है, जहां तारा घाट के पास दर्दनाक हादसा सामने आया है। तारा घाट के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और ट्रेलर की भिड़ंत हुई है। बिलासपुर जा रही जनता बस की ट्रेलर से भिड़ंत हुई है। भटगांव से प्रेमनगर होते हुए बिलासपुर जा रही थी ये बस। अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां प्रशासनिक टीम ने कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें तय मापदंड में नहीं चलने वाले एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। नहरिया बाबा रोड में संचालित ग्रेविटी कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। मानक विहीन कई कोचिंग सेंटरों को थमाया गया नोटिस। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा से। मानक विहीन कई कोचिंग सेंटरों को नोटिस भी थमाया गया। यह अहम खबर। प्रशासनिक टीम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है। तय मापदंड से नहीं चलने वाले कई कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है और कईयों को नोटिस दिया गया। राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। तो जांजगीर चांपा से अहम खबर, प्रशासनिक टीम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुंगेली जिला बनने के 12 वर्षों बाद भी जिले में उपभोक्ता फोरम का ऑफिस आज तक नहीं खोल पाया है। उधार के कोर्ट रूम में महीने में एक बार सुनवाई हो रही है, तो वहीं उपभोक्ता फोरम कंज्यूमर कोर्ट का पूरा स्टाफ अन्य जिले से है। प्रभार में मुंगेली जिला पहुंचकर शिकायतकर्ताओं की सुनवाई आपको बता दें कर्ताओं की सुनवाई कर रहा है। 15 से 20 स्टाफ का सेट जिले में होना चाहिए, जो आज तक रिक्त है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन उपभोक्ता फोरम संचालित करने का कार्यालय भी अभी तक उपलब्ध नहीं करा सका है, जिससे जिले में शिकायतकर्ता भटकने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि जिला प्रशासन के जिम्मे है ये भवन, कार्यालय, कोर्ट और कमरा दिलाना। वहीं जिले के लाखों उपभोक्ता जानकारी के अभाव में नुकसान उठाते नजर आ रहे हैं। 20 महीना बाद पहुंचे थे तो यहाँ की जानकारी कौन दी आपको? न्यायालय में कोई बाबू से लिया था जानकारी, यहाँ न्याय मिल चुका है। हाँ ठीक, आज चेक मिलने वाला है। अच्छा, कितने दिनों तक आप यहाँ पर कंज्यूमर फोरम में पेशी में आए हैं के लिए? 6 महीने। 6 महीना। हाँ। और इन 6 महीनों में आपको ये जानकारी होगी कि महीने में लगता था कोर्ट यहाँ, कि हफ्ते में लगता था, कि दिन में लगता था? महीने में। इंश्योरेंस कंपनी से अभी तक के यहाँ कोई प्रकार के उपभोक्ता फोरम का ऑफिस नहीं है। इस कारण से आने जाने में बहुत तकलीफ होते हैं। सर जी को भी आने जाने में तकलीफ, आवेदनकर्ता को भी तकलीफ होता है। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ उपभोक्ता फोरम का ऑफिस खोल करके और प्रतिदिन उपभोक्ता फोरम का निर्णय करते हुए सभी आवेदनकर्ता निर्णय कर। यहाँ एक अस्थायी व्यवस्था में उपभोक्ता फोरम संचालित लिंक में किया जा रहा है, जिसके लिए उपभोक्ता फोरम में जो अध्यक्ष महोदय वो भी प्रभार में अतिरिक्त, यहाँ मेंबर भी प्रभार में कवर्धा से आते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जहांगीर से हैं, जो अतिरिक्त प्रभार में मुंगेली में है। यहाँ भवन भी अस्थायी व्यवस्था में है, जिसके कारण से पूर्ण सुविधा में संचालित हो रहा है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई माननीय न्यायाधीश के माध्यम से, तो वर्तमान में मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से ज़मीन आवंटित नहीं हो पाई किसी कारण से। तो सर के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा उसके लिए प्रोसेस किया जाएगा, और जैसे ही हमें आवेदन प्राप्त होता है हम इस संबंध में आवश्यक जो जानकारी मिली है कि आवेदन पत्राचार के माध्यम से किया है, फॉर्म उपलब्ध कराने वह कार्यालय, कम से कम कार्यालय के लिए एक कमरा उपलब्ध कराने के लिए, वो भी शायद तब तक इन पर उपलब्ध परेशान। अभी कंपोजिट बिल्डिंग में तो ऐसा कोई कक्ष हमारे पास नहीं है। माननीय से चर्चा की जाएगी और जैसे उनकी आवश्यकता है। मुंगेली को जिला बने 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्ष के बीत जाने के बावजूद भी आज तक जिला उपभोक्ता फोरम का ऑफिस मुंगेली में देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। जिले के उपभोक्ता शिकायतकर्ता भटकने को मजबूर हैं, उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधार के कोर्ट रूम में अन्य जिलों के प्रभार में आए हुए अधिकारी कर्मचारी वो सुनवाई कर रहे हैं महीने में एक बार, जबकि नियमतः अगर कार्यालय और कोर्ट रूम और भवन उपभोक्ता फोरम का अवेलेबल हो तो महीने की जगह दिन में प्रतिदिन सुनवाई होगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। भवन का ना मिलना, ना होना, कार्यालय का ना होना, ये एक गंभीर विषय है। जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं कर पा रहा है। के न्यूज़ इंडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां झोला छापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसा है। झोला छापों की क्लिनिक पर टीम ने छापेमारी की है। टीम देखकर क्लिनिक छोड़कर भागे हैं झोला छाप डॉक्टर। स्वास्थ्य टीम ने 4 क्लिनिकों को सील किया है। महगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो टीम को देखकर क्लिनिक छोड़कर भागे हैं झोला छाप डॉक्टर। स्वास्थ्य टीम ने 4 क्लिनिकों को सील किया। महगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको भिंड से दिखा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों पर विभाग का शिकंजा देखने को मिला है। आपको बता दें, झोला छापों की क्लिनिक पर टीम ने छापेमारी की है। टीम देखकर क्लिनिक छोड़कर भागे हैं झोला छाप डॉक्टर। देश की बात में आप उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां साइबर क्राइम का शिकार बने हैं किसान। ओलावृष्टि से पीड़ित 84 किसान शिकार हुए हैं। साइबर क्राइम अपराधियों ने किया है सरकारी तंत्र को हैक। हमीरपुर एसडीएम की आईडी को हैक कर निकाले हैं पैसे।
84 किसानों के हित का पैसा साइबर अपराधियों ने उड़ाया है। 84 किसानों का ओलावृष्टि का 15,54,000 जो मुआवजे का पैसा था वो ठगी हुई है। इस पैसे मुआवजे का पैसा न मिलने पर किसानों ने शिकायत की। किसानों की शिकायत पर जांच करने में पोल खुली है। एटीएम ने थाने के अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हमीरपुर जनपद के पंधरी गांव का यह पूरा मामला है। तो एडीएम ने थाने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। किसानों के मुआवजे का पैसा साइबर ठगों की भेंट चढ़ गया। साइबर क्राइम का शिकार बने हैं 84 किसान। ओलावृष्टि से पीड़ित 84 किसान साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। हमीरपुर से यह अहम खबर। साइबर क्राइम का शिकार बने हैं 84 किसान। अगली खबर की बात करेंगे कन्नौज से। अगली खबर जहां मृतक छात्रा शालिनी के घर पहुंचे नेता विपक्ष। आपको बता दें माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शव का दोबारा कराया जाए पोस्टमार्टम। वक्फ कानून को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। कहा नजूल की तरह वक्फ कानून लाना चाहती है सरकार। नजूल और वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर सरकार की नजर है। कानून में बदलाव कर भूमाफिया दोस्तों को जमीन देना चाहती है सरकार। अयोध्या कांड के सवाल पर पत्रकार की जाति पूछने लगे नेता विपक्ष। कहा ये सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की दुश्मन है। जाति आधार पर कार्रवाई न करने के लिए उठाई मांग। तो कानून में बदलाव कर भूमाफिया दोस्तों को जमीन देना चाहती है सरकार पर यह आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने। जाति आधार पर कार्रवाई न करने की उन्होंने मांग उठाई। खबरों में एक और ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। प्रयागराज से अगली अहम खबर है जहां हाईकोर्ट कर्मचारी की पत्नी का दुपट्टा खींचने का मामला। आरोपी वकील राम बहादुर पर बार एसोसिएशन का एक्शन हुआ है। राम बहादुर गुप्ता की बार की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। एसोसिएशन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से यह फैसला है। बीते शुक्रवार को जीटी रोड पर दुर्व्यवहार किया गया था। महिला के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अगली खबर कानपुर से, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा को जन जन तक तिरंगा यात्रा के माध्यम से पहुंचाने के लिए नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में कानपुर उत्तर प्रदेश आपको बता दें कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, विधायक नीलिमा कटियार सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बताया गया कि 8 और 9 अगस्त को मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें बूथ स्तर पर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। 11, 12 और 13 अगस्त को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी स्थानीय नागरिकों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। साथ ही महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम चलाकर अमर बलिदानों व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन एवं जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी ने 15 अगस्त से पूर्व होने वाली पार्टी कार्यक्रमों को साझा किया। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में भाजपा के जिला प्रभारी ने बताया कि सभी मंडल और बूथ पर 9 और 10 तारीख में बैठक करके स्वतंत्रता के उत्सव को मनाना है। अपने आसपास के सभी घरों पर तिरंगा का सम्मान करते हुए फहराना है। वहीं 11 और 12 अगस्त में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। वहीं 13 से 15 अगस्त में सभी पार्टी पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भारत माता और वीर सपूतों की प्रतिमाओं के आसपास स्वच्छता अभियान चलाकर उनका माल्यार्पण करते हुए सम्मान करना सुनिश्चित करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे। पीलीभीत वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद को लगातार बिजली की समस्याओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर कैंप कार्यालय पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। भारी संख्या में पहुंची भीड़ ने वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद से अपनी शिकायत को बताया। इस दौरान वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने अधिकारियों के साथ बैठकर जल्द से जल्द बिजली की समस्याओं को लेकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। वरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद व भाजपा प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे। अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। किस तरह की समस्याएं आई हैं और कितनी समस्याओं का भी निपटान किया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसा आदेशित किया है कि अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ट्रांसफार्मर फूटता है तो उसे लगभग 24 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से कार्य कराएं, और शहर में अगर कहीं होता है तो उसमें 12 घंटे का समय अवधि दिए हुए हैं। और उसी को लेकर के मैंने अपने विधानसभा वरखेड़ा 128 के अंतर्गत एक्सीएन, अन्य जेई, सभी संबंधित बिजली के अधिकारियों को बुलाया और गांव से आए हुए सभी किसान, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता, जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर आवश्यकताएँ थी, समस्याएँ थी, उनका लिखित रूप से उनको बुलाया गया है। और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हम वहाँ पर कार्य सुचारू रूप से करेंगे और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। कहीं से भी अगर ट्रांसफार्मर फूटने की सूचना आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में और शहर के अंदर 12 घंटे में बदलने का। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाथरस में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश का पुतला फूंककर उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शेख हसीना और भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने की मांग की है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार कट्टरपंथी समुदाय हिंदुओं व उनके मंदिरों पर हमलावर हो रहे हैं। हिंदू समाज के अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर बर्बरता के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वही पुतला दहन करते हुए उन्होंने भारत से शेख हसीना और यहाँ शरण लेकर रह रहे बांग्लादेश के नागरिकों को देश से बाहर निकालने की मांग की। उनका कहना है कि जिन्हें भारत ने खाना दिया वही हमारे लोगों को बेवजह मार रहे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि इनको कितना भी दे दो ये गद्दारी ही करेंगे। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर इसका सबूत है, उसका क्या हाल किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से चल रहे प्रदर्शनों ने पिछले 5 अगस्त को हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों का इज्जत जो टूटी जा रही है। समस्त हिंदू समाज वहाँ पे जो इस समय परेशानी की दुर्घटना के 1947 में हिंदुओं 1971 ले लो, उसमें भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। अब 2024 में भी ऐसा क्या हो रहा है? बांग्लादेश में शासन उससे क्या कहते हैं, मुस्लिम पुलिस तो मुस्लिमों की, सारा प्रशासन देश मुस्लिमों का, लेकिन अत्याचार हिंदुओं पे क्यों? कारण ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम उनको बचाने के लिए सरकार से गुहार करते हैं कि उनको बचाने का प्रयत्न करें और हमारे हिंदुओं की सुरक्षा करें। हमारे हिंदुओं ने हमेशा सभी का साथ दिया। इस्कॉन मंदिर में बांग्लादेश में आपको पता होगा कि जब ये आंदोलन चल रहा था छात्रों का, तो वहाँ पर खाने को उनको बैठा के खाना दिया, इनका समर्थन किया। लेकिन आज
वही मुसलमान लोग उसी इस्कॉन मंदिर के अनुयायी को मार दिया और वहाँ के इस्कॉन मंदिर को तोड़ कर दिया। इससे इनका पता लगता है कि ये लोग कभी भी हमारे नहीं हो सकते। अगली खबर कन्नौज से, जहां पेड़ पर लटकी मिली छात्रा के सुसाइड की सच्चाई सामने आ गई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद के बाद प्रेमी के ठुकराए जाने से छात्रा आहत थी। छात्रा शालिनी स्कूल के बहाने 24 को दिल्ली में अपने प्रेमी के पास पहुंची थी। प्रेमी ने रात में ही दिल्ली से साथ आकर घर के बाहर छोड़कर वापस चला गया था। प्रेमी के जाने और परिजनों से परेशान होकर छात्रा ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के प्रेमी राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लटकने से मौत होने की बात कही है। एसपी बोले, आरोपियों का छात्रा की मौत में कोई भूमिका नहीं है, जबकि छात्रा शालिनी की मौत पर सपा लगातार सरकार पर हमलावर है। जुलाई 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अर्ली मॉर्निंग एक लड़की के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस गई थी। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग आया था। शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम उपरांत नियमानुसार जिस शरीर को परिवारजन को सुपुर्द किया गया था, जिनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। इससे एक दिन पूर्व 24 जुलाई 2024 को मृतका के बाद थाना कोतवाली कन्नौज आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि इनकी बेटी बिना बताए गई चली गई। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए 24 जुलाई को थाना कोतवाली कन्नौज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान शुरुआत में इनके परिवारजन द्वारा कुछ लोगों पे आशंका जताई गई थी। उस एंगल पे भी काम किया गया। उनके CDR और जो उनकी लड़की का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स था, उनको भी चेक किया गया। तो ये प्रकाश में आया कि जिस दिन 24 तारीख को लड़की की जाने की जब शिकायत की गई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने भी इस मामले को सुना वो हैरान रह गया। ये सुनने में भी अजीब लगेगा कि कोई भूत भी FIR करा सकता है। यहाँ मृतक व्यक्ति के नाम से सन 2014 में एक जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें मरने के 3 साल बाद शब्द प्रकाश नाम के व्यक्ति की तरफ से FIR दर्ज करा देने के बाद कुशीनगर के पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा उस शख्स का बयान भी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। दरअसल मामला कुशीनगर का है। यहाँ 2014 में एक जमीन के मामले में एक मृतक व्यक्ति द्वारा एक परिवार के 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में विवेचना कर रहे विवेचक ने बयान भी दर्ज कर लिया और इसकी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। जब मामला ट्रायल कोर्ट में आया तो कोर्ट ने इसका संज्ञान भी ले लिया। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट आया तो इसका पूरा राज खुला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को सुनकर रद्द कर दिया और SP को पता लगाने को कहा कि कोई भूत कैसे निर्दोषों को फंसा रहा है। वहीं कोर्ट भी इस मामले को सुनकर हैरान हो गया और सवाल किया कि जब वादी शब्द प्रकाश की मौत 2011 में हो गई थी तो 2014 में क्या भूत ने वो FIR कराई है और क्या विवेचना ने भूत का बयान दर्ज करके विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस ने मरे हुए व्यक्ति का बयान कैसे ले लिया। जैसा कि जानकारी हम लोगों को मिली है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के बारे में आरोप पत्र को चुनौती देने के समय में पीड़ित पक्ष ने यह कहा कि वह पक्ष 2011 में ही मृत कर गया था जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई है। तो 2014 में वो कैसे कोई ऐसा व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा सकता है। इसका गंभीर संज्ञान लिया उच्च न्यायालय ने कि विवेचक क्या कर रहे थे या और अन्य जो लोग गवाह थे उन्होंने यह झूठी गवाही क्यों दी कि जब प्रथम सूचना दर्ज कराने वाला व्यक्ति है ही नहीं, उसका बयान भी दर्ज हो गया, उसकी प्राथमिकी भी दर्ज हो गई। गंभीर प्रकरण है और ये विवेचनाओं पे जो अन्य विवेचना भी हो रही है उस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्था काम कर रही है और ये एक चुनौतीपूर्ण बात है। कैसे इसको सुधारा जाए इसकी चिंता उच्च न्यायालय ने भी की है। पहले भी पुलिस रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट आज में बहुत से निर्णय दिए, बड़ी निर्देश दिए, लेकिन अभी तक बड़ा कुछ सार्थक नहीं आया है।
रुक करेंगे अगली खबर का खबर जालौन से है, जहां गड्ढा मुक्त एवं पक्की सड़क बनवाने को लेकर नगर विधायक ने अभियान तेज कर दिया। दरअसल पिछले 4 दिन पहले पक्की सड़क न होने की वजह से एक बेटी की जान चली गई थी, जहां परिजनों ने गांव की सड़क न होने को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग पर आरोप लगाया था। इसी को लेकर भाजपा के नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को रडार पर लेते हुए उनकी क्लास लगा दी और उनको साथ ले जाकर मौके पर सड़कों का निरीक्षण किया और शीघ्र ही सड़क बनवाने के निर्देश दिए। इसको लेकर नगर विधायक ने के न्यूज संवाददाता माजिद अरमान से एक खास बातचीत की। देखें ये रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर कानपुर से है, जहां नगर आयुक्त सुधीर कुमार से अभद्रता करना एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अब शहर वासियों को महंगा पड़ने जा रहा है। घटना से आक्रोशित नगर निगम जल निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 2 दिन के स्ट्राइक के बाद कर्मचारी अब शुक्रवार से शहर में चल रही सेवाओं को पूर्णतः बंद कर देंगे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभद्रता के चलते एबीवीपी के 13 सदस्यों और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, मगर गिरफ्तारी न होने के कारण कर्मचारियों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल भेजने का अभियान चला रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं होने पर रात से बिजली व्यवस्था बंद करने, शुक्रवार की सुबह से कूड़ा उठाने और सफाई करने के साथ ही नगर निगम के स्कूलों को बंद करने और पेयजल व सीवर व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा। एफआईआर की बात आप कर रहे हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है, सरकारी कार्य में बाधा दर्ज जरूर हुई है, लेकिन उसमें जो दर्ज हुई है उसमें एक धारा नहीं लगी है। धारा बढ़ाई जाए जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सके। हम लोग आज अनशन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरने बैठे हैं सारे हमारे, चाहे वो ड्राइवर संघ हो, चाहे सफाई कर्मचारी संघ हो, चाहे लाइटिंग विभाग का संघ हो, चाहे जलकल विभाग का संघ हो, सारे लोग एकजुट होकर आज यहाँ पर एकत्रित हैं। बहुत वर्षों बाद आप लोग के चैनलों के माध्यम से देखने के लोगों को मिल रहा होगा कि सारे संगठन आज एक हैं और यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपने बड़े बड़े धुरंधर जितने भी बदमाश थे, अगर उनको किनारे लगा दिया तो यहाँ अगर कोई ऐसी नीति अपनाई गई है तो इनको भी जेल में डालने का काम करें। और यहाँ जो कर्मचारी हैं ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा। 24 घंटे बीत चुके, गिरफ्तारी नहीं हुई, अब किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमने कल भी कहा था कि हम 9 तारीख से पूरे शहर का काम बाधित कर देंगे, लेकिन कर्मचारी इतना गुस्से में है कि आज हमारा सफाई कर्मचारी भी जो है 90% काम नहीं किया और मोती जिला गया है। कल से संपूर्ण काम बंद हो जाएगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो। हमें पूछना चाहते कितने ताकतवर लोग हैं, पूरे शहर का काम जो है बंद है, सारे कर्मचारी मोती झील में है, हजार की तादाद में आए हुए हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। हम सड़क पे नहीं उतरना चाहते हैं, हम किसी तरह की अराजकता नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जिला प्रशासन हमारे सिधाई का उसका जो है नाजायज फायदा न उठावे। ऐसे आज हम तक का टाइम दिए थे। कल से लाइट का काम, सफाई काम, कूड़ा उठाने काम, रबिश का काम, सारा काम हम टोटल बंद कर देंगे जब तक उन अराजक तत्वों की विद्यार्थी परिषद के जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आंदोलन रहेगा। कल इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कल दिनांक 6/8/2024 को थाना स्वरूप नगर अंतर्गत नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा सुनी हो गई थी। इस संबंध में थाना स्वरूप नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और उचित कार्रवाई की जाए। तो खबरों में एक और ब्रेक का वक्त, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संत कबीरनगर जिले का हाईटेक गांव पंचायत आटा कला में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान ये संदेश दिया गया कि सभी लोग पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही हमें जीवन दान देगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चे और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम प्रधान इखलाक अहमद ने कहा
कि इन वृक्षों को लगाने के साथ ही संरक्षित कर रखना भी हमारा दायित्व है और हम इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, जिससे आगे चलकर ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देंगे। हमारे जिले के शानदार जिलाधिकारी माननीय महोदय का ये आदेश था कि राजस्व जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायतों के जो राजस्व गांव हैं, उन हर गांव में हरिशंकरी वृक्षारोपण किया जाए। अब हरिशंकरी वृक्षारोपण में पीपल, बरगद और पाकड़, इन 3 वृक्षों को एक गड्ढे में ही लगाना है। इसके फायदे बहुत, अगर हम इसे एक साथ लगाते हैं, हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, इस पर भगवान का वास होता है, लेकिन अगर उसको साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये तीनों पेड़ ऐसे हैं कि जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। और ये 24 घंटा ऑक्सीजन, इंसान की ज़िंदगी में अगर 2 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, कोई जानवर भी जीवित नहीं रहेगा। तो ये जो उनका शानदार पहल है, मैं आटा कला ग्राम पंचायत की तरफ से उनके इस प्रयास को बधाई भी देता हूँ और ये यकीन भी दिलाता हूं कि आटा, बेला और नरसिंहपुर के तीनों जो पेड़ लगाए जाएंगे, इन तीनों को मैं जीवित भी रखूंगा हर हाल में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिया विधानसभा के परशुरामपुर विकासखंड के अंतर्गत 1 करोड़ 49 लाख की लागत से बने 18 स्मृति द्वारों का उद्घाटन आज हरिया विधायक अजय सिंह द्वारा किया गया। हरिया विधायक अजय सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों के परिजनों को सम्मानित करके और उनके साथ स्मृति द्वारों का उद्घाटन किया। परशुरामपुर विकासखंड के मड़रिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति द्वार, नारायणपुर में काली प्रसाद स्मृति द्वार, जगदीशपुर में मोतीलाल कुर्मी स्मृति द्वार, भैंसहा में अमर सिंह स्मृति द्वार, अहिरोली में गोमती पांडे स्मृति द्वार, सलेमपुर पांडे में देवता कुमार स्मृति द्वार, जगदीशपुर में पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप नारायण पांडे स्मृति द्वार सहित कुल 25 स्मृति द्वारों का उद्घाटन किया। वहीं अयोध्या में हुए रेप मामले को लेकर भाजपा विधायक ने सपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी है उनका गढ़ रहा है और मैं समझ सकता हूँ कभी कम से कम आज मैंने 25 द्वारों का उद्घाटन सिर्फ परशुरामपुर में किया और इस सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी 15 जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है उसके पहले अभी भी मैंने और लगभग 50 गेट और मैंने लगवाया हुआ है जो गांव-गांव में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लोग रहे, जिन्होंने जेल काटा, जिनको फांसी हुई, उन सब के नाम पर स्मृति द्वार का निर्माण कराया है हमने और उनके घर परिवार वालों को बुलाते हैं, उनके घर परिवार वाले आके गेटों का उद्घाटन करते हैं। निश्चित रूप से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और ये स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिपाही थे, कोई अकेले किसी व्यक्ति के नहीं थे, एक परिवार के नहीं थे, ये पूरे भारत के थे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा भारत के अंदर। अगली खबर की बात करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विकास खंड के रंगरेजपुर से है। आपको बता दें, गांव में 2.71 एकड़ में लघु औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा किया गया, जिसमें उक्त स्थान पर हो रहे लघु औद्योगिक निर्माण कार्य में अब तक विद्युत आपूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण उक्त स्थान पर उद्योग नहीं लगाया गया। जबकि विद्युत कार्य के लिए शासन द्वारा 55 लाख स्वीकृत हो चुके हैं, फिर भी विद्युत कार्य बाधित है, जिसको लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जिलाधिकारी खासा नाराज दिखे। एक्सीएन को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं शुरू की गई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर सड़क और बाउंड्री वाल का कार्य कर रही संस्था उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कानपुर के अधिकारियों को फोन कर जल्द कार्य को कंप्लीट करने तथा जिले पर आने का निर्देश दिया है। जो इंस्पेक्शन के माध्यम से जो कमियों मैंने देखा है, जैसे बिजली का व्यवस्था नहीं है, उद्यमी के माध्यम से हमको ये अवगत कराया गया है। 2021 में मतलब इन लोगों को प्लाट आवंटन हुआ, 10 लोगों को प्लाट आवंटन हुआ। आवंटन के बाद जो बिजली का व्यवस्था ठीक ठाक मतलब व्यवस्था नहीं किया गया। जो मौके पर पता करने पर अभी बिजली विभाग का
57 लाख अलॉटमेंट वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया। उसके सापेक्ष मतलब काम तत्काल शुरू करने के लिए कहा और अक्टूबर पहले सप्ताह का पहले ये बिजली का व्यवस्था पूरा मतलब कर लिया जाए। साथ में जो यूपी SIDC से जो सड़क का निर्माण एवं बाउंड्री वाल का निर्माण जो 38 प्लाट है, टोटल 38 प्लाटों में पूरा घेराव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो बाउंड्री वाल बना है, इसका काम भी मतलब साथ ही साथ करने के लिए मैंने निर्देश दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत की तहसील क्षेत्र में रात भर जागकर किसान आवारा पशुओं की रखवाली करने को मजबूर। आवारा पशु किसानों की फसल पर मौत बनकर मंडरा रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। आपको बता दें कि लगातार किसान पूरी रात खेतों पर रहकर आवारा पशुओं से रखवाली कर रहे हैं। किसान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं से हादसे भी हो रहे हैं। हाईवे पर बैठे पशुओं से सैकड़ों लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं किसानों को 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आवारा जानवरों का झुंड फसल को नष्ट कर देता है। इसी को लेकर किसानों में आक्रोश भी पनप रहा है। किसानों का कहना है कि ऊपर से बारिश की मार और नीचे आवारा पशुओं की मार। किसान 6 महीने की देखभाल कर फसल को उगाता है, लेकिन आवारा पशु 1 घंटे में ही पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। हमारे जनपद में 58 गौशालाएं संचालित, 4 गौशालाएं निर्माणाधीन है। 6000 से ज़्यादा पशु हमने संरक्षित कर रखे, 4000 से ज़्यादा हमने सहभागिता में दे रखे हैं, परंतु जो जनता है वो छोड़े बिना मान नहीं रही, लगातार छोड़े जा रही। जबकि हम समझा रहे, हर प्लेटफार्म पर उनको समझाते हैं भैया पशुओं को ना छोड़ो, पशु अपने घर पालो जी, परंतु जनता है कि समझने में तैयार नहीं होगी। नई गौशाला बन रही है, नए संरक्षण लगातार संरक्षण कार्य लगातार चल रहा है। डेली पशु संरक्षित कराए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।